कविता का नाम है कविता के बहाने। कवि हैं कुंवर नारायण जी। इस कविता के माध्यम से कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि प्रकृति के विभिन्न उपमान जिनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, उसकी तुलना करते हुए कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि कविता जो है वो उच्चतम स्तर में पाई जाती है उनके अनुसार। कैसे, ये देखते हैं, कविता को पढ़ते हुए समझते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। माने का अर्थ होता है। तो जिस तरीके से चिड़िया अपने पंख फैलाकर उड़ती है और अपनी सीमा को निर्धारित की होने के बावजूद भी जब वो ऊंचाई तक जाने का प्रयास करती है तो ये भूल जाती है कि उसकी सीमा कितनी है उड़ने की, और वो पंख पसारे उड़ती चली जाती है। और उसके इस तरीके से पंख पसार के उड़ने का जो सांकेतिक अर्थ होता है वो ये होता है कि वो कितनी आज़ाद है और उसकी जो सीमा है ऊंचाइयां छूने की वो किसी और के पास नहीं है। लेकिन कवि का मानना है कि कविता लिखते वक्त जब एक कवि या रचनाकार किसी विचार में डूब जाता है, कल्पनाशीलता में डूब जाता है, तो उसकी आज़ादी और उसकी ऊंचाई इसके आगे कुछ नहीं है। तो इस तरीके से कवि कहना चाहता है कि कविता लिखने के लिए जिस तरीके से विचारों की गहराई में डूबा जाता है, कल्पनाशीलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा जाता है, उससे ज़्यादा आज़ाद और ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला और कोई नहीं है। तो इसी विचार को ध्यान में रखते हुए इस अंश को समझते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता जो है वो चिड़िया की तरह उड़ान भरने वाली होती है। किसकी? विचारों की उड़ान भरने वाली होती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन कविता जो विचारों की उड़ान भरती है उसे चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया बाहर है भीतर है, इस घर है उस घर है, उड़ती है, ऊंचाइयों पर भी उड़ती है, अपनी आज़ादी का परिचय देती है। लेकिन इससे ज़्यादा आज़ाद और ऊंचाइयों को छूने वाली कविता की उड़ान होती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कविता जब पंख लगाकर उड़ती है, ऊंचाइयाँ छूती है, तो उसके अर्थ चिड़िया भला क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। जिस तरीके से एक फूल खिलता है और सुबह वो खिलता है लेकिन शाम तक मुरझा जाता है, लेकिन साथ ही एक सकारात्मकता भी है उसके साथ कि वो खिलता है और अपनी गंध माहौल में बिखेर देता है। और इस तरीके से हर कोई उसको उसके नाम से जानता है और उसकी गंध से जानता है। लेकिन उसमें उसमें क्षण भंगुरता है, यानी वो क्षण भर के लिए ही ऐसा होता है। लेकिन कविता के साथ ऐसा नहीं है। जब वो महकती है तो सारी जिंदगी के लिए वो महकती ही रहती है। कहने का अर्थ है कि कविता का अर्थ समझने के बाद यदि पाठक उसमें डूब जाता है तो जब जब वो पढ़ी जाती है तब तक वो अपनी महक बिखेरती रहती है, ना कि फूल की तरह कि जो सुबह सुबह खिलकर शाम तक मुरझा जाए। तो कविता एक बार जब अपना नाम बना लेती है तो वो सारी जिंदगी फूल की तरह महकती रहती है। तो इसी अर्थ को लेते हुए अंश को समझते हैं। कविता एक खिलना है फूल के बहाने। कविता जो है वो फूल की तरह खिलता है। कविता का खिलना फूल क्या जाने, लेकिन फूल जो है वो इस कविता के खिलने का अर्थ क्या जाने। कविता का खिलने का अर्थ ये है कि कविता भी खिलती है। कैसे? एक छोटा सा विचार जब उसको गहराई से सोचा जाता है, कल्पनाशीलता में ले जाया जाता है, तो वो धीरे धीरे खिलकर एक विचार को विस्तारित रूप मिलता है। जिस तरीके से फूल एक कली से बड़ा फूल बन जाता है खिलकर और साथ ही महकने लगता है और महक कर शाम तक वो मुरझा जाता है, वैसे ही कविता है, लेकिन उसमें क्षण भंगुरता नहीं है। कविता छोटे से विचार से खिलकर विस्तारित रूप पाकर फूल की तरह खिल तो जाता है, लेकिन जब महकता है तो वो सारी जिंदगी महकता है, क्षण भंगुरता नहीं होती। जब जब उसे पाठक पढ़ता है तब तक वो कविता महकती है और उसका नाम होता है। फूल बाहर भीतर इस घर उस घर, हर आंगन में खिलता है, बिना मुरझाए महकने के माने। बिना मुरझाए महकने के माने कहने का अर्थ ये है कि कविता जो है, फूल जो है वो बिना मुरझाए महकने का अर्थ क्या जाने। कहने का अर्थ ये है कि कवि ये बता रहा है
कि फूल जिस तरीके से सुबह खिल के शाम को मुरझा जाता है, लेकिन कविता जो है एक बार खिल जाती है तो वो खिली ही रहती है। तो इस बिना मुरझाए महकने के अर्थ को फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। एक बच्चा है जो कि कभी भी किसी भी वक्त कैसे भी खेल खेलना शुरू कर सकता है, क्योंकि बच्चों का मन जो है आनंदित तभी होता है जब वो किसी खेल में रम जाते हैं। और जब वो किसी खेल में रम जाते हैं तो वो किसी भी भेदभाव को स्वीकार नहीं करते। कोई भी बच्चा हो, और चाहे वो जान पहचान का हो चाहे वो अनजान हो, वो उसके साथ खेलना शुरू कर देता है अगर उसको उस खेल में उस दूसरे बच्चे के साथ आनंद आ जाता है। कहने का अर्थ ये है कि बच्चा जो है अपने खेल में किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। वैसे ही कविता होती है, अपनी कविता को एक विस्तारित रूप देने के लिए जब एक कवि अपनी कविता लिखता है, अपने विचार को प्रकट करने के लिए उसको जहाँ से जैसे भी शब्द मिले, किसी भी भाषा से शब्द मिले, वो उसको स्वीकारता है और उसको अपनी कविता में जगह देता है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, अपनी कविता को बेहतरीन अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता को संपूर्णता देना। तो कविता जो है वो बच्चे के समान भेदभाव रहित होती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बच्चों के खेल की तरह कविता एक खेल है, बाहर भीतर यह घर वह घर। जिस तरीके से बच्चा इधर उधर खेलता फिरता दिखता है, वैसे ही कविता अपने को संपूर्णता देने के लिए वो किसी भी भाषा से कोई भी शब्द ले सकती है अपने आप को संपूर्णता देने के लिए। जिस तरीके से बच्चा अपने आप को आनंदित करने के लिए किसी भी बच्चे के साथ दूसरे बच्चे के साथ खेल सकता है बिना किसी भेदभाव को स्वीकारते हुए, वैसे ही कविता अपने को संपूर्णता देने के लिए किसी भी भाषा के शब्द को इस्तेमाल करके अपने को संपूर्णता देती है और एक बेहतरीन अर्थ देने के लिए किसी भी भाषा के शब्द को तुरंत स्वीकार लेती है। तो इस तरीके से बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। और बच्चा ही सिर्फ ये जानता है कि सब घर हर कोई एक समान होता है, किसी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। यहाँ पर सब घर एक कर देने के माने, यानी हर एक घर यानी हर एक व्यक्ति एक समान है। कोई ऊंचा नीचा या जाति भेदभाव या किसी भी तरीके का भेदभाव जो समाज में देखने को मिलते हैं, बच्चे की नज़र में वो कुछ नहीं होता। तो इसका अर्थ बच्चा ही सिर्फ जानता है जो भेदभाव करना नहीं जानता है।